हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत इतिहास में कर्ण वंश से लेकर कुषाण वंश तक के सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिया तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्ण वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इंडिका, ऑप्शन बी हर्षचरित, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्ण वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी हर्षचरित्र। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो हर्षचरित से हमें कर्ण वंश की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए श्रीमुख, बी पुष्यमित, सी सुशर्मा या फिर डी सातकर्णी। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक हुए आपके ऑप्शन नंबर सी सुशर्मा। क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी विदिशा, सी प्रतिष्ठान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहन शासकों की जो राजधानी थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहनों की लिपि क्या थी? ए भाव चित्रात्मक, बी ब्राह्मी, सी पाली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहनों की लिपि थी, ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? ए श्रीमुख, बी कनिष्क, सी हर्ष या फिर डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश की अगर बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे पराक्रमी शासक थे आपके ऑप्शन नंबर डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधुक व शिप्टक नाम से किस सातवाहन शासक को जाना गया? ए सहकर्मी प्रथम, बी शिमुख, सी डिमेट्रियस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधुक व शिप्टक नाम से ऑप्शन नंबर बी शिमुख को जाना गया। क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रंथ में सातवाहनों को म्लेच्छ कहा गया है? ऋग्वेद, महाभारत, सामवेद या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाभारत। महाभारत में सातवाहनों को म्लेच्छ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए शिमुख, बी सातकर्णी, सी पुष्यमित या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें पुष्यमित, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पुष्यमित शुंग वंश के संस्थापक थे, तो सी गलत है यहाँ पे। तो अगर राइट की बात करें कि राइट आंसर क्या है, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिमुख। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए शिमुख। क्वेश्चन नंबर 9, किस स्तूप के द्वार पर सतकर्णी प्रथम का नाम उल्लिखित है? ऑप्शन है ए सांची स्तूप, बी भरहुत स्तूप, सी केसरिया स्तूप या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सांची स्तूप। सांची स्तूप के द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 10, यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ? ऑप्शन है आपके पास ए अमरावती शैली, बी मथुरा निर्माण शैली, सी गांधार शैली या फिर डी गोथिक निर्माण शैली। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गांधार शैली। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने पास एक पेन और पेपर ज़रूर रखें, ताकि जो आपको लगे इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो सारे इम्पोर्टेंट है पर बहुत सारे आपको आते होंगे और बहुत के आंसर आपको नहीं आते होंगे, तो उसे आप नोट कर सकते हैं। तो इसलिए अपने पास पेन और पेपर ज़रूर रखें। चलिए इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शकों के बाद भारत आने वाली जाति थी? ए कुषाण, बी पहलव या फिर सी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पल्लव। शकों के बाद जो जाति भारत आई वो थी पल्लव। क्वेश्चन नंबर 13, किस शक शासक ने महाराज धीराज महाराज की उपाधि धारण की जो कि उसकी मुद्राओं पर भी अंकित है? ऑप्शन है आपके पास ए मोअस, बी सुविशाख, सी रुद्रदामन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोअस। क्वेश्चन नंबर 14, पल्लव का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ए सिक्के, बी शिलालेख, सी चित्रकला या फिर डी सिक्के व शिलालेख। तो अगर पल्लवों का इतिहास हम जानते हैं तो इसका मुख्य स्रोत है आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्के व शिलालेख। यहाँ से हमें पल्लव के पूरी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15, पल्लव कहाँ के मूल निवासी थे? ए ईरान, बी अफगान, सी भारत या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पल्लव आए थे वो ईरान से आए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। पल्लव कहाँ के मूल निवासी हुए थे? ईरान के। क्वेश्चन नंबर 16, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, बी कुजुल कैडफाइसिस, सी भीम कैडफाइसिस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे आपके ऑप्शन नंबर बी कुजुल कैडफाइसिस। ये आपके कुषाण वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 17, सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है? ए जैन धर्म, बी ब्राह्मण धर्म या फिर सी बौद्ध धर्म या डी इनमें से कोई नहीं। तो सिक्कों के आधार की बात करें तो कुजुल कैडफाइसिस को ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म का अनुयायी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18, कुजुल का उत्तराधिकारी कौन बना? ए कनिष्क प्रथम, बी भीम कैडफाइसिस या फिर सी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात हम करें कुजुल कैडफाइसिस की, तो कुजुल कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी बना कौन? आपका ऑप्शन नंबर बी भीम कैडफाइसिस उसका उत्तराधिकारी बना। क्वेश्चन नंबर 19, कनिष्क प्रथम किसका उत्तराधिकारी बना? ए कुजुल कैडफाइसिस, बी भीम कैडफाइसिस या फिर सी इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क प्रथम जिसका उत्तराधिकारी बना वो थे ऑप्शन नंबर बी भीम कैडफाइसिस। कुजुल कैडफाइसिस के उत्तराधिकारी हुए भीम कैडफाइसिस और भीम कैडफाइसिस के उत्तराधिकारी हुए कनिष्क प्रथम। क्वेश्चन नंबर 20, कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी मथुरा, सी पुरुषपुर पेशावर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी ऑप्शन नंबर सी पुरुषपुर जो पेशावर में है उन्होंने पहली राजधानी अपनी वहीं पर बनाई। क्वेश्चन नंबर 21, सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय कहाँ थी? तो सम्राट कनिष्क प्रथम की जो प्रथम विजय थी ऑप्शन है ए कश्मीर, बी श्रीलंका, सी मकदूनिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क प्रथम की जो प्रथम विजय जानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर ए कश्मीर। 22 क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है ए महायान बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर सिक्कों और मुद्राओं को देखते हैं तो कनिष्क प्रथम ऑप्शन नंबर ए महायान बौद्ध धर्म वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 23, कनिष्क प्रथम का राज कवि कौन था? ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क प्रथम का जो राज कवि थे वो थे अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष कनिष्क प्रथम के राज कवि थे। क्वेश्चन नंबर 24, कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था वह कौन था? ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 25, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला एवं संस्कृति के दो महान केंद्र कौन कौन थे? ए पेशावर व तक्षशिला, बी पेशावर व मथुरा,
सी तक्षशिला व मथुरा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला व मथुरा। ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला व मथुरा। क्वेश्चन नंबर 26, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास ए चित्रकला, बी वास्तुकला, सी कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुषाण काल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो विकसित क्षेत्र था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 27, कनिष्क प्रथम के द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य कहाँ स्थित है? ए मथुरा, बी तक्षशिला, सी गांधार या फिर डी पेशावर। तो कनिष्क चैत्य जिसे खुद कनिष्क प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था वो कहाँ स्थित है? तो पेशावर। ऑप्शन नंबर डी पेशावर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 28, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? ऑप्शन है ए कनिष्क प्रथम, बी भीम कैडफाइसिस, सी कुजुल कैडफाइसिस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो वो कुषाण शासक जिसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण की मुद्राएं जारी की वो थे आपके भीम कैडफाइसिस। ऑप्शन नंबर वी भीम कैडफाइसिस ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 29, गांधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तक्षशिला, बी मथुरा, सी विदिशा या फिर डी पेशावर। तो गांधार कला का मुख्य केंद्र था आपका ऑप्शन नंबर डी पेशावर। क्वेश्चन नंबर 30, गांधार कला शैली का प्रधान विषय क्या है? ए बुद्ध का जीवन चरित्र, बी कुषाण शासकों की जीवनी, सी महावीर का जीवन चरित्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधार कला शैली का जो प्रधान विषय है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बुद्ध की जीवन चरित्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31, गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ए सांची के स्तूप, बी बामियन के बुद्ध मूर्ति, सी विश्व झोपड़ी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधार कला का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बामियन की बुद्ध मूर्ति। ये गांधार कला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहा जाता है? ए जीवक को, बी अश्वघोष को, सी चरक को या फिर डी चाणक्य को। तो अगर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह की बात करें तो वो कहा जाता है आपको चरक को। ऑप्शन नंबर सी चरक को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना किसे माना जाता है? ए चतुर्थ बौद्ध संगति, बी कश्मीर विजय, सी महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी होना या फिर डी गांधार कला व मथुरा कला का निर्माण। तो अगर हम बात करते हैं कनिष्क प्रथम के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण घटना की तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ बौद्ध संगति। इसे कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? किस ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा गया है? तो ए माध्यमिक सूत्र, बी इंडिका, सी हर्ष चरित्र या फिर डी बुद्ध चरित्र को। तो अगर यहाँ बौद्धों की बात करें तो बौद्धों के रामायण कहा गया है बुद्ध चरित्र को। ऑप्शन नंबर डी बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा गया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अश्वघोष के गुरु कौन थे? ए वसुमित्र, बी चाणक्य, सी चरक या फिर डी कनिष्क प्रथम। तो अश्वघोष के गुरु हुए आपके वसुमित्र। ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र ही अश्वघोष के गुरु थे। तो आज हमने प्राचीन भारत इतिहास के 35 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ ही अगर अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक या कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, पर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।